हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरंभ क्लासेस में। आज जो एक स्पेशल सीरीज़ है, स्पेशल सीरीज़ तो नहीं कहेंगे कि स्पेशल लेक्चर है ये हमारा। ये स्पेशल लेक्चर किस लिए है? ये स्पेशल लेक्चर है सी टेट के स्टूडेंट के लिए। जो अभी आज मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये 4 दिसंबर है और हमारा आपको पता है कि 16 दिसंबर से, आई थिंक 16 दिसंबर से सी टेट के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। 16 या 14 ऐसे कुछ डेट है। तो अपन क्या कर रहे हैं उसके लिए प्रीवियस ईयर, ठीक है, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आए हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपना मेन टारगेट यही है कि जो अभी जो मेरे ज़्यादातर क्वेश्चन है वो 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था, अभी जनवरी 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन है। कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी हैं, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाएंगे इस लेक्चर में। तो कुल मिला के अपना टारगेट ये है कि अपन PYQ सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। तो आज ये PYQ का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का लेक्चर नंबर 1 रहेगा अपना। क्या रहेगा? लेक्चर नंबर 1 रहेगा। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल आरंभ क्लासेस में। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो आप, जाहिर सी बात है, आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैनल लेक्चर। तो देखिए, पहला सवाल जो है, देखो आपको मैं बता दूं कि इसमें कुछ क्वेश्चन ये वाले भी आते हैं जो यातायात टॉपिक के हैं। अगर इस टॉपिक की हम बात करें तो यातायात करके एक टॉपिक है, उससे रिलेटेड ये सवाल है। वैसे तो ये सवाल किसका है? वैसे तो ये सवाल है हमारा मैथ्स का, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का, पर आया है पर्यावरण में। तो हम पर्यावरण में इसको सॉल्व करते हैं कि क्या है इसकी कहानी। तो देखिए क्या कह रहा है। कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत से नगरकोइल कहाँ है? केरल में है, जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत में कब चली? 19:45 पर। 19:45 पर चली और 1 दिसंबर को, ठीक है, ये चला कब है? डेट क्या है इसकी? 29 नवंबर है। क्या है? 29 नवंबर है। और पहुंच कब रहा है? 1 दिसंबर को पहुंच रहा है, 1 दिसंबर को। और वो पहुंच रहा है सुबह 11:45 पर, ठीक है, 11:45 पर। तो अगर हम बात करते हैं, यह तो सूरत से नागरकोइल की दूरी बता दी है उसने, आपको डिस्टेंस दे दी है, एक तो डिस्टेंस और दी है। डिस्टेंस कितनी दी है? डिस्टेंस उसने दूरी दी है 2120 किलोमीटर। तो उसने चाल पूछी है, औसत चाल बताइए। तो चाल बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या, देखो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। तो दूरी तो हमें पता है, चाल निकालने समय पता होना चाहिए कि 19:45 से लेके 11:45 तक कितना समय लगेगा। तो देखो, अगर हम बात करें तो 29 नवंबर से 30 नवंबर तक, और ये 19:45 मतलब शाम के बज रहे हैं 7:45, ठीक है। घड़ियों का टाइम पता होगा ना आपको, रेलवे में 24 घंटे के हिसाब से चलता है। तो 19:45 तक, तो ये तो हो जाएंगे पूरे 24 घंटे। यहाँ से लेके यहाँ तक कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। अब बचे कितने घंटे? 19:45 से रात के 12 बजेंगे, ठीक है, रात के 12 बजेंगे। तो 6 घंटे तो ये हो जाएंगे, 6 घंटे, 5 घंटे ये हो जाएंगे। और 5 घंटे के बाद सुबह 11:45 तक, तो 12 से 11 मतलब कि 6 घंटे, 16 घंटे ये हो जाएंगे, 16 घंटे। तो टोटल उसको कितने लग गए? 40 घंटे लगे हैं ट्रैवलिंग में, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया है आप हमें बताइए, हम फिर से बताएंगे, इसका डिटेल कंसेप्ट बता देंगे। वैसे ये भी डिटेल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं आपको फिर से दोहरा देता हूँ एक बार इस स्टेप को। अगर ये स्टेप आपको समझ नहीं आई है तो ये वाली स्टेप अपन क्या करते हैं, एक बार फिर से दोहरा देता हूँ कि 40 घंटे कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। घबराने की ज़रूरत नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना ही मेरा कुछ है। बस ये है कि सेवा होती रहे और लोगों तक नॉलेज पहुँचता रहे। तो देखो, मैंने आपको बताया कि 29 नवंबर को वो चलना स्टार्ट करता है। मैं कह रहा हूँ 29 नवंबर से 30 नवंबर तक, और 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक, यही तो चल रही है कहानी। 1 दिसंबर को वो सुबह तो पहुंच ही गया 11:45 पे, सुबह 11:45 पे पहुंच गया वो। तो मैं 29 से लेके 30 तक अगर बात करूं, 29 से 30 तक, 29 के 19:45 से लेके 30 के 19:45 तक, तो यहाँ तो हो जाएंगे 24 घंटे। यहाँ तो होगा 24 घंटे, एक दिन हो गया पूरा। अब ये 19:45 से अगले दिन 19:45 पे नहीं पहुंच रहा ना, 11:45 पे पहुंच रहा। तो या तो आप एक काम करो, जो 19:45 से 11:45, तो कितने घंटे हैं ये? 8 घंटे हैं, 8 ही घंटे हैं ना।
8 घंटे पहले पहुंच रहा है। अगर 19:45 तक पहुंचता तो फिर से 1 दिन हो जाता, लेकिन यहाँ 11:45 पे पहुंचा था, 8 घंटे पहले पहुंच गया है। 8 घंटे पहले पहुंच गया है तो 24 में से 8 घटा दो तो कितने घंटे में पहुंच गया वो? 16 घंटे में पहुंच गया। तो 24 और 16 कितने हो गए? 40 घंटे हो गए। ऐसे भी समझ सकते हो। तो टोटल उसको जो समय लग रहा है वो कितना लग रहा है? 40 घंटे का लग रहा है। तो हमने क्या निकालना है? हमें निकालना है कि उसने कितना चाल है, तो कितनी चाल है उसकी औसत चाल। तो चाल का हमने बताया, दूरी कितनी है? 2120। दूरी कितनी है? 2120। और उसका समय कितना लगा है हमको? 40 घंटे लगा। तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 212/4 और इसको काट तो आएगा 53 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि जो ट्रेन की चाल थी वो कितनी है? 53 किलोमीटर प्रति घंटा है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलो अगला सवाल है कि कौन सा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। हमें इसमें बताना है कि कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो इसका सही आंसर आपको भी पता है, कर्णम मल्लेश्वरी। देखो सी टेट की एक खासियत है, सी टेट के एग्जाम की एक खासियत है कि वो एनसीईआरटी से बाहर नहीं पूछता। एनसीईआरटी से तो ये सारी बातें जो है ना एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं। चलो एक बार देखते हैं। सुनीता विलियम्स आपको ही पता है, ये स्पेस में जाने वाली हैं, स्पेस, ठीक है, वैज्ञानिक कह सकते हो उनको। विछेंद्री पाल कौन है? ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय है। माउंट एवरेस्ट जो सबसे ऊंची चोटी है दुनिया की, उस पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय है विछेंद्री पाल। और विश्व में अगर बात की जाए इनकी, तो विश्व में 5वां स्थान है, मतलब विश्व में 5वीं महिला हैं जो चढ़ी हैं, और भारत में पहली महिला है। अब माउंट एवरेस्ट की बात आई है तो ये कहाँ है? ये नेपाल में है। ये कहाँ है? नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी? 8,848 है, 48 मीटर। अब 50 लिखा है, कहीं कहीं थोड़ा बढ़ रहा है ना, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो 8,850 मीटर भी कहीं आए तो वो भी सही आंसर है। और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से बुलाते हैं, सागर माथा के नाम से बुलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। सूर्यमणि, सूर्यमणि आपको याद होगा अगर आपने ईवीएस पढ़ी है, ठीक है। तो इन्होंने क्या जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पर? जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था झारखंड में, ठीक है। और इन्हीं ने एक संस्था चालू की थी जिसको कहते हैं तोरांग, तोरांग नामक संस्था चालू की थी। और तोरांग नामक संस्था क्यों चालू की थी? क्योंकि तोरांग का मतलब, तोरांग का जो मतलब है झारखंड में कुड़ुक भाषा में इसको जंगल कहा जाता है। तोरांग का मतलब ही क्या होता है? जंगल, ठीक है। इसके बाद कर्णम मल्लेश्वरी है, वो तो हमने बात ही कर लिया। अभी बात की है कौन है? वेट लिफ्टर हैं। आई होप वेट लिफ्टर हैं, तो ये बात आपको क्लियर हुई होगी। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। कौन सा समूह जड़ है? तो देखो आपको कुछ कुछ बेसिक बातें याद होनी चाहिए। कुछ बेसिक बातें क्या है? जैसे आलू, हल्दी, ये आपको देखने में लगते होंगे जड़ हैं, लेकिन ये तना है, और यहीं आपको फंसाएगा ज़्यादातर वो। तो देखो आलू ऑप्शन में है तो ये जड़ हो ही नहीं सकती, ये ऑप्शन हट गया। हल्दी ऑप्शन में है, ये जड़ हो ही नहीं सकती, हल्दी ऑप्शन में है, ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता। गाजर, चुकंदर, मूली सही आंसर है, ठीक है। तो यहीं आपको फंसाएगा वो आलू और हल्दी में। तो हमेशा याद रखना जो आलू है और जो हल्दी है वो दोनों क्या है? वो दोनों तने हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, रेगिस्तान ओक नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है। तो रेगिस्तानी ओक नामक जो पेड़ है ये कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, नाम ही रेगिस्तानी है तो रेगिस्तान में पाया जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है। जो ये ओक का पेड़ है, इसका जो तना होता है, तना, तना, तने में क्या होता है? पानी का भंडारण होता है, जल का। तो लोग इसको इस पर्पज से भी यूज़ कर लेते हैं, पानी निकालने के, ठीक है। तो राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलो अगला सवाल देखो। नीपेथिन्स नाम का एक पौधा है जो शिकारी पौधा है, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कि आप ये बताइए, इसमें से इसके कथन दिए हुए हैं। देखो सी टेट में ऐसे टाइप के बहुत सवाल आते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको डेप्थ पता होना चाहिए। केवल ये पता है कि नीपेथिन्स नाम का एक पौधा होता है जो शिकार करता है, इससे काम नहीं चलेगा। सी टेट का पेपर दे रहे हो तो आपको डिटेल नॉलेज होनी चाहिए उस चीज़ की, वो वहीं से सवाल पूछता है। तो चलो बात करते हैं क्या क्या लिखा है। कह रहा है यह पौधा है जो ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और मेघालय में पाया जाता है। बिल्कुल सही बात लिखी है, पहला पॉइंट तो सही है। इसका आकार घड़े जैसा होता है, ये बात भी सही है।
और मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो मतलब दोनों बातें सही है। इसके बाद यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। ये बात भी सही है। इसके बाद कह रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ें निकालता है और इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो ये पॉइंट गलत है। इसमें सही क्या है वो अपन बात कर लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट है वो क्या है, गलत है। कौन सा, ये वाला नहीं, सॉरी ये वाला। ठीक है, डी पॉइंट गलत है। इसमें क्या गलत है अपन बात करते हैं। इसमें जो लिखा है ना कि मोहक आवाज़ें निकालता है, तो याद रखना है आपको, मोहक आवाज़ें नहीं निकालता है, ये सुगंधित होता है। इसकी जो सुगंध है, ठीक है, इसकी जो फ्रेग्रेंस है, या मैं कहूँ इसकी जो सुगंध है, ये क्या करती है, सुगंध सुगंध कीड़ों मकोड़ों को आकर्षित करती है। सुगंध क्या करती है, कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है। ठीक है, तो जो सुगंध है वो कीड़े मकोड़ों को आकर्षित करती है, इसीलिए क्या है, कीड़े मकोड़े इसमें आगे फंस जाते हैं। आवाज़ें नहीं निकालता ये, तो डी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। तो सही आंसर क्या होगा, ए, बी और सी। ठीक है, तो ये चौथा नंबर का इसका सही आंसर है। चलो अगला देखते हैं। भारत की आज़ादी से क्या क्वेश्चन है, भारत में आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र पर तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा, तो देखो आपको पता होगा एक दांडी यात्रा निकाली थी गांधी जी ने। तो दांडी यात्रा किस चीज़ की शुरुआत थी, उन्होंने एक आंदोलन किया था जिसका नाम था सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की इन्होंने शुरुआत की थी वो दांडी यात्रा से ही की थी। ठीक है, 12 मार्च से शुरुआत हुई थी इसकी। दांडी तक जाना था। गए कहाँ थे, इनका साबरमती आश्रम था गांधी जी का, साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम से दांडी नामक स्थान तक गए थे। और ये कहाँ हैं दोनों चीज़ें हैं गुजरात में। दोनों कहाँ हैं, गुजरात में हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आई होप चीज़ें समझ आई होंगी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गुजरात इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कपकपी है जिसका उपचार सिनकोना पेड़ की छाल से किया जाता है। देखो अगर आपने पेड़ पौधे वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा ना, तो ये बीमारी वाला क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि जो मैंने थ्योरी लेक्चर लिया उसमें पढ़ाया है, आप ही ने भी जहाँ पढ़ा होगा वहाँ पढ़ा ही होगा। जो सिनकोना का पेड़ है, ठीक है, जो क्या है, सिनकोना का पेड़ है, तो सिनकोना के पेड़ की जो छाल है ना, छाल, इसका उपयोग किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए। किसके उपचार के लिए, मलेरिया के उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मलेरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। ये रीजनिंग का सवाल है। एक दो सवाल ये यातायात वाले आ रहे हैं, याद रखना। टाइम एंड डिस्टेंस और रीजनिंग ये अच्छा करके चले जाना। एक एक सवाल आ रहा है नए ट्रेंड के हिसाब से। किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है, तो हमने कहा ये एक्स उसका घर है और उसका हॉस्पिटल है वो कहीं बाई पर है। कहाँ है अपन को नहीं पता। ठीक है, एक्स पे उसका क्या है, एक्स पे उसका घर है और बाई पे उसका हॉस्पिटल है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं आता। डॉक्टर पहले ए पर जाता है। अब डॉक्टर पहले कहाँ जा रहा है, पहले ए पे जाएगा। डॉक्टर कहाँ जा रहा है, ए पे जाएगा। तो हम भी देखते हैं भाई, हम भी ए पे ले चलते हैं डॉक्टर को, कोई समस्या नहीं है। तो डॉक्टर पहले कहाँ जा रहा है, ए पे जा रहा है, जो एक्स के ठीक पूर्व में। तो आप ये दिशाएं जानते होंगे। ठीक है, मैं एक बार फिर से बना देता हूँ सारी दिशाएं। ये नीचे होती है, इसको अपन दक्षिण बोलते हैं, इसको पूर्व बोलते हैं, इसको पश्चिम बोलते हैं, और इसको ऊपर जाएंगे तो उत्तर बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि घर से चला है वो। कहाँ से चला है, एक मिनट, हाँ, घर से चला है और कहाँ चला है, ए तक जाता है। पूर्व में 600 मीटर है, तो ये हम गए पूर्व में और ये 600 मीटर पर कहीं पॉइंट ए आ गया। ठीक है, और ये कितना था, 600 मीटर था, हमें ये पता चल गया। चलो फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में है। अब बी पे जाएगा तो दक्षिण में, तो दक्षिण तो नीचे होता है, तो ये बी पे जा रहा है दक्षिण में। कितनी दूरी है इसकी, 450 मीटर है। तो ये वाली दूरी कितनी है, 450 मीटर है। फिर वह सी पर जाता है जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर। तो 120 देखो 600 से तो छोटा ही होगा, तो यहाँ आ जाएगा कहीं 120 मीटर। ये बी था और ये सी पे गया,
120 मीटर पश्चिम दिशा में भी से। ठीक है, तो आपको पश्चिम उत्तर, ये अगर ये वाली चीज़ क्लियर है ये, तो आपको समझ आ रहा होगा कि कहाँ पश्चिम है, क्या क्या है। और अंत में वह बाई पर अपने अस्पताल पर पहुंच जाता है जो सी के ठीक उत्तर में, तो सी के ठीक उत्तर में ऊपर जाएगा मतलब, और 90 मीटर की दूरी पे, तो ये जाएगा यहाँ पे, और कितना चल गया, 90 मीटर चल गया। ठीक है, तो ये आ गया उसका अस्पताल जो कि था बाई जगह पर। ठीक है, तो अब वो कह क्या रहा है, अस्पताल के सापेक्ष में डॉक्टर के घर की दिशा। तो सापेक्ष किसका ले रहा है, अस्पताल के में, अस्पताल के सापेक्ष में। तो देखो अस्पताल यहाँ है और डॉक्टर का घर यहाँ है, तो अगर मैं यहाँ, ठीक है मैं यहाँ एक बार फिर से बना देता हूँ, ये है उसका डॉक्टर का घर x और ये है उसका अस्पताल y। तो अब सापेक्ष में बात कर रहा है तो हम भी सापेक्ष में देखेंगे, तो इसके सापेक्ष में इधर ऊपर क्या होगा, इसके सापेक्ष में उत्तर होगा, इसके सापेक्ष में इधर क्या होगा, इधर पूर्व होगा, इसके सापेक्ष में इधर क्या होगा, इधर दक्षिण होगा, नीचे दक्षिण होता है, और इधर क्या होगा, इधर होगा हमारा पश्चिम। तो अब वो कह रहा है कि ये कहाँ है, तो ये कहाँ है, ये यहाँ है कहीं, यहाँ ऐसी दिशा में है इससे, तो उत्तर पश्चिम दिशा में। तो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम। अब ऑप्शन देख लीजिए आप, उत्तर पश्चिम नाम से कोई ऑप्शन है क्या आपके पास, तो दूसरे नंबर का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, चेराव नाच कहाँ का है। ठीक है, तो चेराव कहाँ का है, मिजोरम का नाच है। चेराव कहाँ का नाच है, मिजोरम का नाच है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चेराव कहाँ का नाच है, मिजोरम का नाच है। चलो एनसीईआरटी का है सारा चीज़ें। ठीक है, इसके बाद कह रहा है तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। हाँ, अब आप देखेंगे तो इस टॉपिक से भी बहुत सारे सवाल आते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, जो भारत का मैप है, इंडिया का जो मैप है, वो आपको आंखों में इमेजिनरी याद होना चाहिए कि कहाँ क्या है। ठीक है, कहाँ क्या है। जैसे मैं अभी आपको अगर एक मैप इसमें निकालूं भारत का, 1 मिनट देना, इंडिया का मैप ले आते हैं यहाँ। ठीक है, उससे मैं आपको दिखा दूं। क्या कह रहा है, तमिलनाडु के निकटवर्ती जिले बता दो भाई, राज्य, सॉरी जिले बोल रहा हूँ, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य बता दो। तो तमिलनाडु आपको ये दिख रहा है, मैं यहाँ ब्लैक ब्लैक से जो करता जा रहा हूँ, ये तमिलनाडु है। ठीक है, जो डार्क कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो हिस्सा है ये तमिलनाडु का हिस्सा है। अब मैं निकटवर्ती राज्य देखने हैं तो आप देख लो भाई, मैप में क्लियर क्लियर दिख रहा है। क्या दिख रहा है हमको क्लियर, कि पहला तो ये है केरल, दूसरा कर्नाटक और तीसरा आंध्र प्रदेश। तो देखो ऑप्शन में, अब ऑप्शन देखना, ऑप्शन देखोगे तो आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इतना गहराई से नहीं जाना है, अपन ऊपर ऊपर से ही बता सकते। देखो अगर आपको मैप याद है तो आप देखोगे तमिलनाडु सबसे आखिरी में और महाराष्ट्र यहाँ है, तो महाराष्ट्र वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक में इसमें डाउट हो सकता है आपको। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये तो सही आंसर है, तो ये तो है होगा ही। अगर छत्तीसगढ़ आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ भी आप देख रहे हो कि यहाँ है जाके, तो छत्तीसगढ़ भी नहीं हो सकता। ठीक है, और उड़ीसा भी आपको पता है छत्तीसगढ़ के जस्ट बगल में है। तो आपको इसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ, आपको एक ही चीज़ पर फोकस करना है, वो है भारत का नक्शा। तो भारत का जो नक्शा है वो आप देखते रहा करो जब भी आपको फ्री टाइम मिले, कि कहाँ कौन सा राज्य, बस यही ज़्यादातर सवाल आता है कि कहाँ कौन सा राज्य है। चलो इसमें आ जाओ, इसमें वो पूछ रहा है कि कछुआ, घड़ियाल, कौआ, बतख और मछली, इनमें से कौन सा दूसरे से भिन्न है। तो देखो अब ऑप्शन से आप देखोगे, ऑप्शन से चीज़ें क्लियर होंगी। देखो कछुआ है, ये जल और थल दोनों में रह सकता है, घड़ियाल जल और थल में रह सकता है, बतख जल और थल में रह सकता है। ठीक है, मछली केवल जल में रह सकती है, ये कैसी है, केवल जल वाली है। ठीक है, अगर इतने ही ऑप्शन होते और ये कौवा ऑप्शन नहीं होता तो मछली को अलग कर देते। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कौवा उसने अलग से दे रखा है, और कौवा आप जानते हो कौवा पानी में रहता ही नहीं है, पानी में तो रहता ही नहीं है, या तो आकाश में उड़ेगा या फिर ज़मीन पे रहेगा। तो यही है जो सबसे अलग है, जिसका पानी से लेना देना ही नहीं, बाकी सबका रिलेशन है पानी से। बतख भी पानी में रहती है, मछली भी पानी में, घड़ियाल भी पानी में, कछुआ भी पानी में, तो कौवा इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आप देखोगे कि कॉलम 1 कॉलम 2 दिए गए, इनको आपको मिलाना है। देखो इसमें भी
आपको, अगर आपने भोजन वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा है, भोजन वाला टॉपिक, ठीक है, ये भोजन वाले टॉपिक से हैं, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। जैसे जो मेरे बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने मुझसे थ्योरी पढ़ा है, तो वो देख पा रहे होंगे कि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कभी भी टैपियोका आ जाए, टैपियोका क्या आ जाए, टैपियोका आ जाए, तो टैपियोका तो हमेशा केरल से ही लगाना है, ठीक है। और जो सांप होता है, सांप का मांस खाते हैं हांगकांग वाले। कौन खाते हैं? हांगकांग वाले सांप का मांस खाते हैं। बस इतने से ही क्वेश्चन हो जाएगा। तो हांगकांग है पहले पे, ए। कहीं सांप दिख रहा है, पकाया हुआ सांप, तो ए का हो गया 5। तो ए के 5 के तो 3 ऑप्शन है, वो भी जानता है भाई, ये तुमने रट रखा होगा। इसके बाद आ जाओ केरल, केरल में है टोपियोका, बी का 1। तो देखो बी का 1 केवल एक ही ऑप्शन में, आपका ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। मैचिंग के लिए सारा याद होना जरूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो इतना करके आगे नहीं बढ़ जाना है, आपको सारी चीज़ें देखनी, क्योंकि कभी हो सकता है ये ऑप्शन ना आए, तो आपको एटलीस्ट याद तो रहेगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ आप देख लो सी का 2 है, तो आप देख पा रहे हो सरसों के तेल की बनी मछली, और डी का 3 है, गोवा में क्या मिलता है, नारियल के तेल की बनी समुद्र की मछली, ठीक है। क्लियर हो गई बात। छोले भटूरे आप जानते हो, छोले भटूरे दिल्ली पंजाब वाले साइड का पसंदीदा भोजन है। इसके बाद हम अगले सवाल की बात करें तो नीचे दिए गए पक्षियों में कौन सी प्रजाति झटके से गर्दन आगे पीछे करती है। देखो ये बहुत प्यारा सवाल है, बहुत बार आता है, बहुत बार आया, ठीक है। तो झटके से गर्दन आगे पीछे करती है मैना, ठीक है, ये इसका सही सवाल हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि लगभग, ठीक है, लगभग जो गर्दन है वो घुमा कौन सकता है, गर्दन घुमा कौन सकता है, तो गर्दन घुमाने का काम है उल्लू का, लगभग पूरा 360 डिग्री घूम जाता है लगभग, ठीक है। लगभग ये पीछे गर्दन घुमा के, जैसे ये उल्लू है, इसकी आंखें अगर इस साइड हैं तो ये घूम के पूरा इधर पीछे देख सकता है, ठीक है। अपन केवल 180 डिग्री घूम सकते हैं टोटल। जैसे अपना सर इधर है अगर, तो अपन हद से हद एक बार में सर इधर कर सकते हैं, और दूसरी बार में अगर इधर टर्न करोगे तो इधर कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन टोटल 180 डिग्री घूम सकते हैं, ये लगभग 360 डिग्री देख सकता है। क्लियर हुई बात? चलो, इसके बाद अगला सवाल है कि घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। राजस्थान के गांव में लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं। बहुत सही है, ये तो सही है ही, ठीक है। जिन्होंने थ्योरी पढ़ा है वो आसानी से समझ सकते हैं कि ये बात तो सही है। इसका लिखा है मनाली में घर बांसों के खंभे पर बने होते हैं, ये बात गलत हो गई। देखो बांस का उपयोग कहाँ होता है, बांस के घर, बांस के घर या बांस के पुल या बांस से संबंधित जो भी चीज़ है वो कहाँ आएगी, असम में आएगी। कहाँ आएगी? असम में आएगी। और ये मनाली कह रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सी, लेह के पत्थर 2 मंजिला होते हैं, हाँ लेह लद्दाख में सेम चीज़ है। नीचे की मंजिल पर ज़रूरत और सामान, ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो ए और सी बिल्कुल सही है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इसका आपने थोड़ा और पढ़ा होगा लद्दाख का, तो इनका जो घर होते हैं वो 2 मंजिला होते हैं, ठीक है, ये लिखा भी है इसमें 2 मंजिला होते हैं, ठीक है। नीचे के घर में ज़रूरत का सामान और जानवर। अब कहीं कहीं की छतें तो ढलाऊ होती हैं और कहीं कहीं की छतें समतल होती हैं। जहाँ की छत समतल होती है वहाँ ये क्या करते हैं, अपने जो मिर्ची इर्ची वगैरह का जो सामान है, अनाज है, वो सुखाने का कार्य करते हैं इस पर, ठीक है। तो ये पढ़ा होगा आपने, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हाथियों के विषय में कुछ बातें दी गई हैं, तो वो हमें पढ़ना है। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, एक दिन में 2 से 4 घंटे सोते हैं। बहुत सही बात है, ये बात तो बिल्कुल सही है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियां और झाड़ियां खा लेता है। देखो एनसीईआरटी के हिसाब से, एनसीईआरटी के हिसाब से जो बड़ा हाथी है वो एक दिन में 100 किलो पत्तियां खाता है, ठीक है। तो इसमें 200 लिखा है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा इसका गलत। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। बहुत सही है। और हाथी सबसे बुजुर्ग हथनी, देखो आपने अगर पढ़ा होगा तो पता होगा कि जो हाथियों का झुंड होता है उसका जो मुखिया होती है वो हथनी होती है, और हथनी ही ज़्यादातर होती हैं उसमें, मतलब मादा हाथी कह लो या हथनी कह लो। और ये जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी ना, जो सबसे बुजुर्ग हथनी होगी वो कौन होगी, वो यहाँ की मुखिया होगी। तो ए, सी और डी ये 3 ऑप्शन सही हैं, तो सी, डी, ए ये आ गया सही आंसर, ठीक है। ऐसे ही आराम आराम से प्यार प्यार से पढ़ के करना, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये देखो ये थे सारे वो सवाल जो 2000
किसमें 20 में पूछे गए थे। 2020 में ये वो सवाल हैं जो 2020 में आए हुए हैं। ठीक है, अब 2020 के ये जो अपन ने अभी सवाल किए हैं लगभग 15 क्वेश्चन थे। तो कहोगे सर आप तो 30 क्वेश्चन आते हैं, 15 तो 15 वो पेडागोजी वाले हैं। ठीक है, तो पेडागोजी वाले हम अभी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, हम पेडागोजी वालों को बाद में देखेंगे अगर टाइम मिलता है और कुछ व्यवस्थाएं ऐसी बनती हैं। अभी अपन केवल जो 15 एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन उनकी बात कर रहे हैं। पेडागोजी जो शिक्षण विधियां हैं उनको अपन अभी नहीं देख रहे हैं। तो 15 सवाल होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा सवाल और देख लेते हैं। जैसे ये सवाल है, अगर आपने यही लेक्चर अच्छे से पढ़ा होगा तो पता होगा, एक राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल, तो उस राज्य का नाम बता दीजिए कि वो कौन सा राज्य है जिसमें तोरांग को जंगल कहा जाता है। तो वो है, अभी हमने बताया था, झारखंड। इसी में आप सूर्यमणि की कहानी देखोगे। सूर्यमणि कौन थी? ये एक आप कह सकते हो सोशल वर्कर हैं जिन्होंने एक एनजीओ टाइप का खोला था, जिसका नाम था तोरांग। ठीक है, और सूर्यमणि ने ही झारखंड में जंगल बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। जंगल बचाओ आंदोलन। ठीक है, यहाँ ये कौन किस जाति की हैं? ये कुड़ुक जनजाति की हैं, कुड़ुक। और कुड़ुक जनजाति में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो कुड़ुक ही भाषा बोली जाती है। क्लियर हो गया होगा। चलो, इसके बाद मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते, तो इसे हमारे व्यापारी कहाँ से लेके आए थे? तो याद रखना, दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। ठीक है, कहाँ से आए थे? दक्षिण अमेरिका से लेके आए थे। बैटरी लो हो गई है, चलो ख़त्म ही होने वाला है अपना। हमारे संविधान का नेतृत्व से किसके द्वारा बनाया गया था? तो आपने देखा है कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के द्वारा इनके नेतृत्व में बना था, क्योंकि ये ड्राफ्ट कमेटी जो प्रारूप समिति थी, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बाबा भीमराव अम्बेडकर जी। इसके बाद हम बात करें कि पौधों में जड़ों का क्या कार्य है, तो आप देख रहे होंगे पौधों को सहारा देती है, ह्यूमस तो नहीं देती। भोजन संरक्षण भी करती है, क्योंकि जैसे गाजर है, मूली है, ये शलजम है जो हम खाते हैं, इसमें भोजन संरक्षण भी होता है। पानी और खनिज को अवशोषित करती है। तो हमने पढ़ाया था, आपने पढ़ा होगा कि एक जाइलम, जाइलम नाम का एक इनके अंदर क्या पाया जाता है? ऊतक पाया जाता है, जो क्या करता है? पानी और खनिजों को क्या करता है? लेके जाता है शरीर के बाकी हिस्सों तक। लेकिन पानी और खनिज को अवशोषित कौन करेगा? एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ये जड़ ही करती है। तो ए, सी और डी, 3 आंसर होगा इसके सही, ए, सी, डी। कौन सा भारत संघ का प्रदेश नहीं है? ठीक है, तो अभी संघ शासित, संघ शासित मतलब यूनियन टेरिटरी। तो अभी आपने देखा है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख तो अभी फिलहाल बनाए गए थे, तो ये दोनों भी हैं, और चंडीगढ़ है ही। तो कौन सा नहीं है? मणिपुर नहीं है, तो मणिपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, और नहीं है ही पूछा है उसमें, तो मणिपुर इसका क्या है? सही आंसर है। चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये सारे क्या हैं? ये सारे केंद्र शासित प्रदेश हैं। चलो, पोचमपल्ली गांव कहाँ का है ये पूछ रहा है, तो ये भी एनसीईआरटी का ही सवाल है। तेलंगाना का है पोचमपल्ली, जहाँ की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम अगला सवाल देखें तो इसमें कह रहा है कि लोहा किस में पाया जाता है। तो लोहे के संदर्भ में आपको पालक तो पता ही है, तो पालक इस ऑप्शन में है और पालक इस ऑप्शन में, तो इन दो में से ही कोई एक आंसर हो सकता है। लेकिन यहाँ बंद गोभी और आंवला है या गुड़ है, तो गुड़ में भी लोहा पाया जाता है, तो सही आंसर होगा ये गुड़, पालक और आंवला। इसके बाद ये सवाल, ढलू छत के लकड़ी के मकान बांसों के खम्भों पर धरती से इतने मीटर ऊंचाई पर रहते हैं। हमने बोला ना, बांस जहाँ आएगा उसका संबंध असम से होगा, तो असम इसका सही आंसर है। इसके अलावा ये कह रहा है कि गांधीनगर और पटना की दिशाएं बताइए दिल्ली के सापेक्ष में। तो दिल्ली कहाँ है ये आपको दिख रहा होगा, न्यू दिल्ली लिखा। तो दिल्ली के सापेक्ष में गांधीनगर, गांधीनगर है यहाँ, ये है दिल्ली, और पटना है यहाँ। तो इन दोनों की दिशाएं बतानी, जो अपन ने अभी देखा था सेम उसी टाइप का सवाल है। यहाँ अगर आप ऐसे करके ऐसे बना दोगे कि ये उत्तर दिशा है, ये पूर्व दिशा है, ये दक्षिण दिशा है, और ये पश्चिम दिशा है, तो आप देख पा रहे हो पटना कहाँ है? पूर्व दक्षिण पूर्व में। ठीक है, पटना है दक्षिण पूर्व में, तो दक्षिण पूर्वी ऑप्शन मिल गया पटना के लिए। और गांधीनगर, गांधीनगर कहाँ है? दक्षिण पश्चिम में है, तो दक्षिण पश्चिम भी मिल गया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अभी अपन ने जैसे रीजनिंग वाला वो सवाल किया था ना, उसी जैसा है ये भी। तो चलो, ये थे हमारे आज के सवाल। अगली क्लास में हम देखेंगे बाकी के सवाल। थैंक यू सो मच। अगली क्लास में हम मिलते हैं।